Hello students, I hope you all are fine. I am Sudhanshu from team आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे टीम ने आपके लिए 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरी वॉच करना है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो इसमें ही आपके कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ या नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका सब्जेक्ट का नाम समझ लेते हैं, जो कि हमारा है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अर्थात जो आपका भारतीय सरकार है, भारत में किस प्रकार की सरकार चलाई जाती है, उसके बारे में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। और जो उसकी राजनीति है, भारतीय राजनीति के बारे में आपका इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। तो इसका हम आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही जो दूसरा पूछा गया वो पूछा गया भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के विलय का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो जो आपकी राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की जो प्रक्रिया थी भाषा में, जो आपके जो राज्य के जो भाषाई पुनर्गठन हुए थे राज्यों के, उसकी भारत में जो प्रक्रिया रही है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई थी, उन चुनौतियों को हमें बताना है। साथ ही जो आपके जब आपका भारत आजाद हुआ था उसके बाद देशी रियासतों का जो विलय हुआ था उसके बारे में हम आपका इस आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे कि जो आपका भारत का जो एकीकरण हुआ था उसमें भाषाई पुनर्गठन और एक राजनीतिक एकीकरण, ये दो आपके ऐसे चरण थे जो कि भारत की अखंडता और एकता को सुदृढ़ करने के चरण रहे। और जो आपकी ये दोनों ही घटनाएं थी, राजनीतिक एकीकरण और भाषाई पुनर्गठन की, ये आपकी राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण मानी ही जाती है। साथ ही आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से भी जो देश का भविष्य होता है उस देश का भविष्य तय करने में भी हमारी सहायता करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय देख लें। परिचय देखने के बाद आप लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों का विलय। तो सबसे पहले हम आपका देखें जो हमारा जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद जो देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम आपका इसकी भूमिका देखेंगे। भूमिका में हम आपका यही देखेंगे कि जब भारत ब्रिटिश के समय में आपका जो औपनिवेशिक था, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत पर स्थापित था, तो उस टाइम पे भारत के साथ लगभग आपके 562 देशी रियासतें भी थी। और ये जो देशी रियासत थी ये भारत या पाकिस्तान होने के लिए स्वतंत्र थी। तो जब आपका भारत आजाद हुआ उस टाइम पे इन दोनों 562 देशी रियासतों को अपने स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता प्रदान थी। यदि वे स्वतंत्र रह जाती तो भारत की एकता और सुरक्षा को गहरा खतरा होता। अर्थात अगर वे स्वतंत्र होती तो सब अपनी अलग अलग देशी रियासतें बना लेते, सारी देशी रियासतें अलग अलग हो जाती और भारत कभी, जैसा आज भारत को एकता में अनेकता वाला देश कहा जाता है, तो उसको कभी ऐसा नहीं कहा जाता। तो ऐसे में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जी थे, तो उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये हमने आपकी भूमिका देख ली। इसके बाद हम आपकी विलय की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो जो हमारा विलय हुआ था वो किस प्रकार से होता है, किस प्रक्रिया से गुजरता हुआ हमारा विलय हुआ था। तो इसमें आपका सबसे पहला है राज्य स्वीकृति और साधारण विलय। तो जो आपकी जो सबसे पहले जो आपकी जो 562 रियासतों में से जो आपकी छोटी छोटी रियासतें थी, तो उन्होंने अपनी एक अलग रियासत, अपना एक अलग देश ना बनाने के बजाय उन्होंने भारत में शांतिपूर्वक अपना जो शामिल होने का समझौता था वो उन्होंने किया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे उन्हें उनकी आंतरिक स्वायत्तता भी दी गई।
सेकंड जो आपका है वो आपका विवादास्पद रियासतें आती है। तो कुछ ऐसी रियासतें भी थी, 562 रियासतों में से कुछ आपकी ऐसी रियासतें भी थी जो विरोध किया, जिन्होंने अपना अलग देश बनाने की अपनी कोशिश करी। जिसमें आपका सबसे पहले आता है हैदराबाद। हैदराबाद के जो आपके उस टाइम के शासक थे वे आपके निजाम थे, तो वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो इसलिए जो 1948 में एक ऑपरेशन पोलो चलाया, उसने हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में मिलाया गया। तो जो हैदराबाद था वो आपका एक ऐसा देश था जिसको भारत में बलपूर्वक मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। और जो आपका ऑपरेशन पोलो था ये आपका 1948 में चलाया गया था। सेकंड आपका जूनागढ़ आया। जो आपके जूनागढ़ के उस टाइम के शासक थे वे आपके नवाब जी थे। तो उन्होंने पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की, लेकिन जो उनकी प्रजा थी, मैं बता देता हूँ एक तरीके से, जैसे कि आपके यहाँ का जो शासक है आप मान सकते हो, तो उनका जो शासक था वो आपका मुस्लिम था, लेकिन जो प्रजा थी वो अधिकतर हिंदू थी। ऐसा नहीं है उसमें मुस्लिम जनता नहीं थी, लेकिन उसमें जो अधिकतर जनसंख्या थी वो आपकी हिंदू थी। तो उन्होंने एक जनमत संग्रह किया। तो जो उनका उसमें जनता के सामने आपका शासक को भी हारना पड़ता है, क्योंकि जो जनता होती है उनकी संख्या अधिक होती है और शासक आपका एक तरीके से एक ही होता है। तो जनता जैसा चाहती है वैसे ही शासक को करना होता है। तो इसलिए जब जनमत संग्रह हुआ तो जो जनता थी उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए अपना जनमत दिखाया। तो जो जूनागढ़ था उसको भी इस माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया। थर्ड आपका कश्मीर आया, जिसमें जो आपके महाराजा हरि सिंह जी थे उन्होंने भारत में कश्मीर के विलय पर विलंब किया, लेकिन पाकिस्तान घुसपैठ के बाद अक्टूबर 1947 में भारत में उन्होंने विलय कर दिया। जो कि कश्मीर को लेकर आपको आज भी वर्तमान समय भी मुद्दे रहे हैं। तो ये हमने आपका कुछ प्रमुख रियासतें भी देख ली 562 में से, जिनको विवादास्पद, जिन पे विवाद हुए, लेकिन उनको एट एंड भारत में शामिल कर ही लिया गया। थर्ड आपका राज्यों का पुनर्गठन आया है, जिसमें जो कुछ देसी रियासतें थी उनको एक एक प्रशासनिक रूप से एकीकृत राज्यों में बदला गया। और ये काम जो किया गया था ये आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो आपको 1956 में लागू किया गया था। तो ये हमने आपका राज्यों का पुनर्गठन भी देख लिया, ये हमने विलय की प्रक्रिया देख ली आपकी। अब हम इसका कुछ महत्व देख लेते हैं। इससे जो विलय हुआ, जो भारत का विलय किया गया, इससे जो देसी रियासतों का विलय किया गया, उससे भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता तो बनी रही, साथ ही जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो भी मजबूत हुई। तो ये आपका कुछ महत्व देख लिए देसी रियासतों के विलय की। अब हम आपका भारत में राज्यों में भाषाई पुनर्गठन की चुनौतियां देख लेते हैं। तो इसमें भी हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका देखेंगे। भूमिका में हम आपका यही लिखेंगे कि जो भारत के राज्यों की सीमाएं थी वे ऐतिहासिक और प्रशासनिक आधार पर तय की गई थी, न कि भाषाई आधार पर। तो जो आपका जब स्वतंत्रता हुई थी, जब आपका 1947 के बाद जो आपकी सीमाएं तय की गई थी राज्यों की, तो वे आपके ऐतिहासिक और प्रशासनिक आधार पर की गई थी, भाषाई आधार पर वे आपकी सीमाएं तय नहीं की गई थी। लेकिन जो भारत है उसमें आपकी बहुत सारी जो भाषा है वे बोली जाती है। तो उसमें जनता ने यही मांग रखी कि राज्य उनकी भाषा और संस्कृति के अनुसार हो। इससे भाषाई पुनर्गठन आंदोलन शुरू हुआ, जो कि एक तरीके से संभव नहीं था, क्योंकि भारत जो है वो आपका बहुभाषी देश है, उसमें आपके अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो सबके लिए अलग अलग देश स्थापित करना संभव नहीं था। तो ये आपकी भूमिका देख लिया। अब इसके सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां थी। इसमें आपका सबसे पहले आता है राजनीतिक अस्थिरता का डर। तो जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया वो क्षेत्रीयता और अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता था। क्योंकि क्या होता था, जैसे कि मान लीजिएगा कोई अपना क्षेत्र है, उसमें कोई कन्नड़ा भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो जो वे कन्नड़ भाषा वाले होंगे उनमें एकता ज्यादा होगी, और उसमें जो कन्नड़ भाषा वाले से हिंदी भाषा वाले होंगे तो उनमें अलगाववाद पैदा हो सकता था। क्योंकि दोनों की जो संस्कृति थी, दोनों की जो क्षेत्र थे, उनको अलग अलग रख दिया गया। इससे जो भारतीय राष्ट्रीय एकता थी उसको भी खतरा महसूस हुआ। सेकंड जो आपका विभिन्न भाषाओं की मांग आया। ये आपका कई क्षेत्रों में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती थी, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, वहां सीमांकन करना भी मुश्किल था। थर्ड जो आता है वो आपका हिंसक आंदोलन और जन दबाव आता है। तो इसके लिए जो आंध्र प्रदेश की मांग के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने 1952 में अनशन किया, और उनकी मृत्यु के बाद सरकार को आंध्र राज्य बनाना पड़ा। तो जो आपका आंध्र प्रदेश था उसको अलग इसलिए बनाया गया क्योंकि आपके एक नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, तो उन्होंने 1952 में अनशन किया। उन्होंने अपना भोजन सब कुछ त्याग दिया, जिसके
वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो उस समय सरकार को आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा। फोर्थ आपका आता है आर्थिक संतुलन। तो इसमें आपके कुछ भाषाई क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े थे, जबकि कुछ समृद्ध थे, जिससे कि जो राज्य था उसको संतुलित करना एक थोड़ा मुश्किल कार्य था। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका बहुभाषी राज्यों की समस्या आता है। जैसे मुंबई में मराठी और गुजरात दोनों भाषाएं थी, जिससे कि महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग मांग ने जन्म लिया। तो ये तो आपके प्रमुख चुनौतियां हो गई भाषाई पुनर्गठन की। अब हम आपका इसका कुछ समाधान निकाल लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला समाधान जो आया वो आपका राज्यों का राज्य पुनर्गठन आयोग आया। फजल अली कमीशन जो था वो आपका 1953 में भारत सरकार द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, और इसकी जो सिफारिश थी उन सिफारिशों पर ही 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। और इसमें जो आपका पुनर्गठन किया गया वो आपका भाषाई आधार पर ही किया गया। तो ये हमने आपका समाधान देख लिया। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे, जो भारत में देसी रियासत थे उनमें से कुछ तो आपका शांतिपूर्वक विलय हो गई थी, लेकिन कुछ ने विरोध किया, पर एट एंड उनको भी भारत में शामिल कर लिया गया। और जो राज्यों का भाषाई आधार है ये भी आपके एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने भारत राजनीतिक रूप से एकजुट किया, और जो भाषाई पुनर्गठन थे उससे लोगों की सांस्कृतिक पहचान को भी मान्यता मिली। तो जो ये आपकी दोनों ही प्रक्रिया थी ये आपकी थोड़ी कठिनाई और चुनौतियां भरी थी, लेकिन भारत ने उनको लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल किया और अपने पुनर्गठन में पूरी प्रयास दिखाया। और जो उनके ये प्रयास थे वे आज भी भारत को एक मजबूत, विविध और एकजुट राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हैं। इसलिए भारत को आज एकता में अनेकता वाला देश भी कहा जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया वर्ग क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए और साथ ही भारत में वर्ग के इतिहास को समझाइए। साथ ही हमसे पूछा गया है कि आपको लगता है कि वर्ग ने भारत की राजनीति में सत्ता की गत्यात्मकता को बदल दिया है। तो आपका वर्ग क्या है, वर्ग के बारे में हमें बताना है, वर्ग से हम क्या समझते हैं उसको हमें आपका इस आंसर में बताना है। और जो वर्ग के विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में भी हमें आपका इस आंसर में लिखना है। और जो वर्ग का इतिहास रहा है तो हमें वर्ग के बारे में बताना है, वर्ग के सिद्धांत के बारे में बताना है और वर्ग के इतिहास के बारे में बताना है। और यह भी बताना है कि जो वर्ग है उसने भारत की राजनीति में सत्ता की गत्यात्मकता को बदला है या नहीं बदला है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपका वर्ग होता है, जो आपका क्लास है, वो आपका एक प्रकार का ऐसा सामाजिक या आर्थिक ढांचा होता है जो व्यक्ति और समूह को उनकी आर्थिक स्थिति, पेशा, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर उनको बांट देता है, उनमें विभाजित कर देता है। तो जो सामाजिक विज्ञान या राजनीतिक अर्थशास्त्र हो गए उसमें जो वर्ग है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा इसलिए रही है क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार समाज में सत्ता, संसाधन और अवसरों का वितरण होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि आखिरकार वर्ग क्या है, वर्ग हमारा क्या होता है, हम वर्ग को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो उसके हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपका वर्ग होता है वो व्यक्तियों को या किसी समाज को या किसी भी व्यक्ति की जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति होती है उसमें आपको बांट देता है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वर्ग एक सामाजिक समूह होता है जिसकी सदस्यता व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर आधारित होती है। और जो आपका ये वर्ग होता है ये आपका जन्म आधारित नहीं होता है, बल्कि ये आपके संपत्ति, पेशा, शिक्षा और आय जैसे जो आर्थिक मानक होते हैं उन पर आपका वर्ग आधारित होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे, परिभाषा लिख लेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि आपका उच्च वर्ग हो गया जिसमें आपके उद्योगपति, बड़े व्यवसाय, राजनेता वगैरह आ गए। सेकंड आपका जो आता है वो आपका मध्यम वर्ग आ गया जिसमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, छोटे व्यापारी वगैरह आते हैं। निम्न वर्ग आपका आता है जैसे कि मजदूर हो गए, दिहाड़ी कामगार हो गए या संगठित क्षेत्र के जो लोग गए वे। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार के वर्ग बता दिए, एक आपका अपर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास, थर्ड आपका लोअर क्लास। तो ये हमने आपका वर्ग की परिभाषा और उदाहरण देख लिया। तो वर्ग के कुछ आपके विभिन्न सिद्धांत भी होते हैं जिनसे हम आपका वर्ग को समझ सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत आता है। तो जो कार्ल मार्क्स जी थे उन्होंने समाज को 2 प्रमुख वर्गों में बांटा था, एक आपका बुजुर्ग वर्ग
दूसरा आपका प्रोलिटेरिएट वर्ग। तो जो आपका बुजुर्ग वर्ग था उनके पास उनमें उनको रखा गया जिनके पास उत्पादन के साधन है, जैसे कि आपको उद्योगपति हो गए, पूंजीपति हो गए। और जो आपका प्रोलिटेरिएट वर्ग था वे आपके उसमें आपके मजदूर वर्ग को रखा जाता था जो श्रम बेचते थे। तो जो आपके ये वर्ग थे इन दोनों के बीच जो संघर्ष था वही आपके इतिहास की गति की बताता है। तो मार्क्स जी कहते हैं कि यह वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देगा। तो जिसमें आपका हमने सबसे पहले जो सिद्धांत देता वो हमने कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत देखा। अब हम आपका दूसरा सिद्धांत देते हैं वो आपका मैक्स वेबर का वर्ग सिद्धांत देखते हैं। तो जो मैक्स वेबर का वर्ग सिद्धांत था वो जो वर्ग है उसको केवल आर्थिक आधार तक सीमित नहीं रखता है बल्कि उसके 3 आधार बताता है। कार्ल मार्क्स जी ने उनको 2 वर्ग पर 2 आधार बताए थे, लेकिन जो मैक्स वेबर जी है उन्होंने उसके 3 आधार बताए। एक आपका क्लास आर्थिक वर्ग, दूसरा आपका प्रतिष्ठा स्टेटस, थर्ड आपका सत्ता। तो आर्थिक वर्ग में आय और संपत्ति आती है, प्रतिष्ठा में सामाजिक सम्मान आता है और सत्ता में निर्णय लेने की शक्ति भी आती है। तो जो वेबर जी थे, जो मैक्स वेबर जी थे, उन्होंने इसके बीच अंतर वर्गीय गतिशीलता क्लास मोबिलिटी को भी स्वीकार किया, यानी जो व्यक्ति होता है वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। तो ये हमने आपका मैक्स वेबर का वर्ग सिद्धांत देख लिया। इसके बाद हम आपका पीरे बोदोरियो का सिद्धांत देख लेते हैं। तो जो बोदोरियो जी थे उन्होंने सामाजिक वर्ग की व्याख्या जो की थी वो पूंजी के विभिन्न रूपों में की थी, जैसे कि आपकी आर्थिक पूंजी हो गई, सांस्कृतिक पूंजी हो गई या सामाजिक पूंजी हो गई। तो ये आपके वर्ग को समझने के कुछ महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इतना सब लिखने के बाद हम आपका लिखेंगे जो भारत में वर्ग का इतिहास है उस वर्ग के इतिहास को देख लेते हैं। तो जो आपका सामाजिक ढांचा है भारत का, जो भी ऐतिहासिक रूप रहा है भारत का, वो आपका जातीय आधारित ही रहा है, लेकिन जो आज का समय है इसमें वर्ग का विचार भी आपका महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसमें हम आपका सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत में वर्ग का क्या इतिहास रहा। तो जो प्राचीन भारत था उसमें वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही आपका जन्म आधारित होता था और ये आपका सामाजिक गतिशीलता नहीं था। इसमें जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म ले लेता था वो उसी वर्ग का कहलाया जाता था। सेकंड आपका औपनिवेशिक भारत है, जिसमें जो अंग्रेज थे उनके शासन में नए वर्ग भी उभरे, जैसे कि आपका जमींदार वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया या पढ़ा लिखा मध्य वर्ग हो गया। फिर आपका जो आता है वो आपका आधुनिक भारत आता है आज का, जिसमें जो आपका स्वतंत्रता के बाद जब आप भारत का स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भूमि सुधार, आरक्षण, औद्योगिकरण और शिक्षा के माध्यम से नया मध्य वर्ग भी उभरा। और जैसे कि आपका जो दलित, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग थे वे सभी भी राजनीति में सक्रिय हुए। साथ ही जो जाति के साथ वर्ग की पहचान थी वो जुड़ गई, जिससे कि जाति वर्ग विमर्श भी पैदा हो गया। तो ये हमने आपका वर्ग का इतिहास देख लिया। अब हम आपका जो 4th क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था क्या वर्ग ने भारत की राजनीति में सत्ता की गत्यात्मकता को बदल दिया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही मानी जाती है कि जो वर्ग है उसने सत्ता के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन किया है। तो उन परिवर्तन को देख लेते हैं, उन परिवर्तन को किस माध्यम से उसने किया वर्ग ने। जिसमें आपका सबसे पहले आता है नए वर्गों का राजनीतिक उदय। जो पहले सत्ता थी वो आपका उच्च जाति और उच्च वर्ग का नियंत्रण वर्गों पर रहता था, सत्ता पर भी रहता था। और अब जो राजनीति है उसमें आपका कोई भी वर्ग आपका भाग ले सकता है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो या किसान वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो या दलित और अल्पसंख्यक वर्ग हो। किसी भी तरह के ऐसी रोक टोक वर्ग के आधार पर नहीं की गई है, कोई भी राजनीति में भाग ले सकता है। सेकंड आपका आता है वर्ग आधारित आंदोलन, जैसे कि आपका किसान आंदोलन हुआ था, मजदूर संघ हुआ था, ये सभी आपके आरक्षण से संबंधित आंदोलन थे, जिससे कि जो सत्ता की दिशा थी वो प्रभावित हुई। थर्ड आपका आता है नए राजनीतिक पार्टियों का उदय, जिसमें आपका जो आपकी विभिन्न प्रकार की पार्टियां थी, जो आपके वर्ग आधारित दल थे, जैसे कि आपका बीएसपी हो गया, एसपी हो गया, ये सभी आपके राजनीतिक मुख्यधारा में भी आए। और तो जो आपका आता है वो आपका नीतिगत बदलाव आता है। इसमें आपके गरीबी उन्मूलन योजनाएं, मनरेगा व शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर, ये सभी जो वर्गीय असमानता है उसको घटाने के प्रयास इनके माध्यम से किए गए। फिफ्थ आपका मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका आती है, जिसमें निम्न और मध्य वर्ग अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, जिससे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। तो ये हमने आपको बता दिया कि सत्ता वर्ग ने सत्ता को किस प्रकार बदला है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपको यही लिखेंगे जो भारत में वर्ग की अवधारणा है वो आपको परिवर्तनशील रही है और ये आपके जाति की जड़ों से निकलकर एक आर्थिक और सामाजिक संरचना भी बन गई है, जो समाज की गतिशीलता को दर्शाती है। और जो वर्ग है वो आपका सामाजिक असमानता को तो दिखाता ही है,
साथ ही वो भारत की राजनीतिक दिशा और दशा को भी बदलता है। तो आपका जो आधुनिक समय, इसमें जो राजनीतिक सत्ता है वो आपको किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं है। राजनीति में कोई भी वर्ग भागीदारी कर सकता है और ये आपका विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के द्वारा संभव हो पाया है। तो इसी प्रकार से जो वर्ग है उसने भारत की राजनीति को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है दलीय प्रणाली क्या है। 1990 के दशक से भारत में गठबंधन राजनीति के उदय पर विवेचन कीजिए। साथ ही हमसे पूछा गया राजनीतिक दल क्या है। भारतीय क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रमुख कारण बताइए। तो इसमें हमसे दलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं पूछा गया है। और जो भारत का गठबंधन राजनीति है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। साथ ही राजनीतिक दल क्या है उसके बारे में पूछा गया है और जो उनके प्रमुख कारण थे उसके उत्पत्ति के, उसके बारे में हम आपका इस आंसर में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे जो आपके राजनीतिक दल होते हैं वे आपके इस प्रकार के दल होती है जिनके द्वारा जनता अपनी आकांक्षाओं को राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाती है। और जो भारत है उसमें आपका बहुदलीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो आपका आधुनिक समय, जो आपका 1947 के बाद का समय है, वो आपका कांग्रेस के लंबे समय का एक छत्र प्रभुत्व रहा। लेकिन जो आपका 1900 समय था, 1990 के दशक का जो समय था, उसमें जो राजनीति थी उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया, जैसे कि गठबंधन राजनीति का उदय और क्षेत्रीय दलों का सशक्तापन। तो जो आपका ये परिवर्तन आया था इसने ही सत्ता की प्रकृति, निर्णय प्रक्रिया और शासन के स्वरूप को नया आयाम दिया था और पूरी तरीके से राजनीति को बदलकर रख दिया था। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे दलीय प्रणाली और गठबंधन राजनीति। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं जो आपकी दलीय प्रणाली, आखिर दलीय प्रणाली होती क्या है, हम दलीय प्रणाली को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो दलीय प्रणाली को हम आपको एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके अनेक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं या विपक्ष में रहते हैं, और जो नीति निर्माण है उसमें भी ये राजनीतिक दल भागीदारी लेते हैं। तो जो भारत है उसमें आपका जो आपकी प्रणाली होती है, एक आपकी एक दलीय प्रणाली होती है, दूसरी आपकी बहुदलीय प्रणाली होती है। लेकिन जो भारत में बहुदलीय प्रणाली है उसका प्रभाव देखा जाता है जहां आपको कोई भी एक पार्टी बहुमत न मिलने पर अन्य दलों से मिलकर सरकार बनाती है। तो ये हमने आपका दलीय प्रणाली देख लिया, आखिर दलीय प्रणाली होती क्या है। इसके बाद हम आपका 1990 के दशक से गठबंधन राजनीति का उदय देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे जो 1952 से जो आपका 1989 तक का जो समय था उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो अकेले शासन करती थी। लेकिन जो आपका 1990 का जो दशक था उसमें संसद में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे कि जो गठबंधन युग था उसकी शुरुआत की गई। तो इसके आपके कुछ मुख्य कारण रहे थे, जिसमें आपका सबसे पहले कांग्रेस का पतन हुआ। तो जो आपका कांग्रेस था वो आपका बहुत समय से, बहुत ही प्राचीन समय से चलता आ रहा था, लेकिन उस समय उसमें कांग्रेस में अनेक भ्रष्टाचार, अंदरूनी कलह, नेतृत्व संकट देखे गए, जिससे कि जो कांग्रेस का पतन था वो शुरू हो गया था। सेकंड आपका क्षेत्रीय दलों का उभार आता है, जिसमें जो राज्य में नई राजनीतिक ताकतें थी वे उभरी थी, जिन्होंने केंद्र की राजनीति में भी प्रभाव बढ़ाया। थर्ड आपका वोट बैंक का विखंडन आता है। तो जो आपका विभिन्न आधारों पर जो आपका मतदाता होता था वो अलग अलग राजनीतिक दलों के आकर्षित होने लगा। फोर्थ आपका राष्ट्रीय दलों की सीमाएं आती है, जिसमें जो आपका राष्ट्रीय दल थे वे आपके स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे कि जो क्षेत्रीय दल है वो भी मजबूत रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ मुख्य कारण बता दिए गठबंधन राजनीति के उदय के। तो इनका परिणाम क्या निकला? इनका परिणाम यही निकला जो आपका 1990 के दशक का जो टाइम था उसमें 1996 से 1999 तक आपकी जो सरकारें थी भी परिवर्तनशील रही। लेकिन जो 1999 था उसमें आपका बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने स्थायित्व लिया। तो तब से ही आपके ये जो आपका बीजेपी सरकार है वे चलती आ रही है, और जो आपका कांग्रेस सरकार है वे भी साथ में चलती आ रही है। छोटे दल भी राष्ट्रीय नीति निर्माण में सहभागी बनने लगे इससे, और जो केंद्र और राज्य थे उनके बीच संवाद और सहयोग भी इसके माध्यम से बढ़ा। फिर इसके बाद हम आपका राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दलों को उदा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका राजनीतिक दल देख लेते हैं। राजनीतिक दल आखिर होता क्या है, राजनीतिक दल को हम आपको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो राजनीतिक दल को हम आपको एक प्रकार का संगठित समूह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी समान विचारधारा और उद्देश्य के साथ काम करता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है और सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता से समर्थन प्राप्त करता है। राजनीतिक दल
तो जो आपके राजनीतिक दल होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका राष्ट्रीय दल, दूसरा आपका क्षेत्रीय दल। तो ये हमने आपका राजनीतिक दल देख लिया। अब हम आपका जो भारतीय क्षेत्रीय दल के उदय है उनके कुछ प्रमुख कारण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है भाषाई और सांस्कृतिक पहचान। तो जो आपका, जैसा कि आप जानते हैं, जो भारत है वो आपका विभिन्न भाषाई और विभिन्न सांस्कृतिक वाला देश है। उसमें आपके विभिन्न प्रकार की भाषा, संस्कृति, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं के आधार पर विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए क्षेत्रीय दल भी उभरे। सेकंड आपका राष्ट्रीय दलों की असफलता आता है, जिसमें कई बार राष्ट्रीय दल स्थानीय मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं दे पाए। थर्ड आपका राज्य विशेष की समस्या आता है, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, पिछड़ापन जैसी जो समस्याएं थी, इन सभी का जो समाधान था उसको निकालने के लिए आपके एक स्थायी नेतृत्व की आवश्यकता भी महसूस की गई। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका जातीय और धार्मिक पहचान की राजनीति आती है, जिसमें दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष क्षेत्रीय दलों की स्थापना हुई, जैसे कि बीएसपी, मीमा थी। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपके विकास की असमानता आता है। तो कुछ राज्यों को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिससे कि असंतोष पैदा हुआ और जो राजनीतिक दल थे उन्होंने इस असंतोष को संगठित किया। तो ये हमने आपका देख लिया भारतीय क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रमुख कारण। अब क्षेत्रीय दलों की कुछ भूमिका भी देख लेते हैं। तो जो आपके क्षेत्रीय दल थे वे आपके राज्य की राजनीति को तो उन्होंने प्रभाव डाला ही, साथ ही उन्होंने जो केंद्र की सत्ता थी उसमें भी आपकी निर्णायक भूमिका के रूप में काम किया। तो जो आपके कई बार प्रकार के जो आपके ये राजनीतिक दल थे, तो इनकी सहायता के बिना ही केंद्र में सरकार बनाना असंभव हो जाता था। तो ये आपके क्षेत्रीय दलों की भूमिका रही। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपकी भारत की जो 1990 के दशक का जो समय था, उसमें जो भारत की राजनीति थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी, क्योंकि इस समय में गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दलों की सशक्त भागीदारी भारत की राजनीति में स्थापित हो गई थी, जिससे कि जो सत्ता का केंद्रीकरण है उसकी प्रवृत्ति में भी कमी आई और लोकतंत्र अधिक सहभागी, बहुलतावादी और जमीनी भी बना रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो क्षेत्रीय दल है और गठबंधन व्यवस्था है उसने भारत की रचना को अधिक अधिक लचीला नहीं बनाया है। तो इसी तरीके से जो भारत की दलीय प्रणाली है वो आज की देश की बहुलता, विविधता और लोकतांत्रिक चेतना की पहचान बन चुकी है, जिसमें जो कोई भी वर्ग का या किसी भी क्षेत्र का जो या किसी भी समुदाय का जो इंसान है वो आपका राजनीति में भागीदारी ले सकता है, और यही आपकी भारत की लोकतंत्र मजबूती का प्रमाण भी हम मानते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे आपके जो आपके भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलन हुए उनके बारे में हम आपका इसमें बताना है। साथ ही जो आपके जो आज के समय के जो नए सामाजिक आंदोलन रहे हैं उनका उदय कैसे हुआ उसके बारे में एक आलोचनात्मक व्याख्या भी हमें आपका इस आंसर में करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे जो भारत है वो आपका विविधतापूर्ण देश है, इसमें आपका विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक भाषाई आधार पर इसमें विभाजित भारत है। तो यहाँ आपको जो विभिन्न काल में अनेक सामाजिक आंदोलन थे उन्होंने जन्म लिया, जिससे कि जो समाज में व्याप्त असमानताओं, भेदभाव और अन्याय है उन सभी के विरुद्ध आवाज उठाई गई। और जो आपके ये आंदोलन होते थे ये आपके जातीय अवस्था पर भी आधारित होते थे, क्योंकि जो भारत है उसमें आपका स्त्री की जो दशा रही है वो पहले के समय में बहुत बेकार थी। तो जो स्वतंत्रता से पहले और जो बाद के जो सामाजिक आंदोलन है उन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो आपका ये आंदोलन है इन्होंने आपका एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक प्रकार से मॉडिफिकेशन होके आया है, जिनको ही हम आपका एक नए सामाजिक आंदोलन भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे भारत के विविध सामाजिक आंदोलन, जिसमें आपका सबसे पहला जो आंदोलन आता है वो आपका संत आंदोलन और भक्ति आंदोलन होता है, जो कि आपका मध्यकालीन भारत में हुआ था। जो आपका संत आंदोलन था या भक्ति आंदोलन था ये आपका धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समता, जातिवाद का जो विरोध था उन सभी को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन था। और इसके जो आपके प्रमुख संत या आपके जो प्रमुख नेता रहे वे रहे कबीर, रविदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि। सेकंड जो आपका आंदोलन आया वो आपका सामाजिक सुधार आंदोलन आया, जो कि आपका 19वीं सदी में आया था। तो जो सामाजिक सुधार आंदोलन था इसमें सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री पुरुष शिक्षा, विधवा पुनर्वास जो आदि थे इन सभी का विरोध किया गया। और जिनकी जो प्रमुख भूमिका निभाई वो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अपने अपने समाज स्थापित थे करे,
उनके माध्यम से इन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। थर्ड जो आपका आता है वो आपका दलित आंदोलन आता है, जिसमें जो आपका जो पिछड़ा वर्ग था, जो आपका जातिगत भेदभाव किया जाता था, छुआछूत किया जाता था, उन सभी के विरुद्ध आपका दलित आंदोलन स्थापित किया था। और जो आपका ये दलित आंदोलन के जो प्रमुख भूमिका निभाई वो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, कांशीराम जैसे लोगों ने निभाई। और इसमें जो आपके BAMCEF SC ST जो संगठन थे वे सभी इसमें शामिल रहे। तो ये आपका दलित आंदोलन हो गया। फोर्थ आपका जो आंदोलन चला गया वो आपका महिला आंदोलन चला गया, जो कि आपका महिलाओं के सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के लिए चलाया गया था। और जो आपका स्वतंत्रता के बाद जो इसमें मॉडिफाई किया गया वो आपका दहेज प्रथा, बलात्कार, घरेलू हिंसा, इन जैसे ये जो मुद्दे थे इन पे सक्रिय रूप से ये महिला आंदोलन चलाया गया। तो इनके जो प्रमुख नेता के रूप में आप देख सकते हैं, जिनकी भूमिका के रूप में देख सकते हैं, वे आते हैं स्वयं महिला संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, जिसे हम आपका AIDWA भी कहते हैं। तो उनके द्वारा महिला आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका आता है किसान और श्रमिक आंदोलन, जो कि आपका किसानों के लिए चलाया गया था और जो कि आपका भूमि सुधार, कर्ज माफी, मजदूरी, फसल मूल्य जैसे जो मुद्दे थे उन सभी के विरोध में ये आपका आंदोलन चलाया गया था। इनके जो प्रमुख आंदोलन माने जाते हैं जैसे कि तेलंगाना आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, या आपका जो आपका अभी के समय का जो आपका आंदोलन था किसान आंदोलन, जो कि आपका 2020 से 21 के बीच में हुआ था, वे सभी इसमें आते हैं। तो अब हम आपका भारत में नए सामाजिक आंदोलनों का आलोचनात्मक विश्लेषण भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके इनके कुछ विशेषता देखेंगे। जो आपके नए सामाजिक आंदोलन है इनकी विशेषता देखेंगे। तो जो आपके नए सामाजिक आंदोलन थे आपके 1970 के दशक के बाद उभरे, और ये आपके जो मुद्दे आधारित आंदोलन होते थे, जैसे कि आपका पर्यावरण पर, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, इन सभी पर आधारित ये आपके आंदोलन होते थे। और इसमें जो भूमिका रहती थी वो गैर पारंपरिक नेतृत्व, स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका इसमें रहती थी। और ये जो आपके नए सामाजिक आंदोलन थे राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति रखते थे। तो ये आपके नए सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषता देख ली। अब हम आपके इसके कुछ प्रमुख नए सामाजिक आंदोलन भी देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले पर्यावरण आंदोलन आता है। जिसमें जो आपका पर्यावरण आंदोलन आया था, एक आपका चिपको आंदोलन आया था, जो कि आपका 1973 में आया था। और इसमें जो उत्तराखंड में पेड़ों की जो कटाई थी उसके विरुद्ध आपका जो चिपको आंदोलन था वो शुरू किया गया था। इसमें जो महिलाएं थे या जो भी लोग थे वे आपका वृक्षों से लिपट कर खड़े हो गए थे, वृक्षों से चिपक के खड़े हो गए थे, ताकि जो वृक्ष उनकी कटाई न की जा सके। तो इसने ही आपका चिपको आंदोलन का रूप ले लिया और ये आपका 1973 में हुआ था। सेकंड जो आपका आया था वो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन आया था। इसमें बड़े बांधों से विस्थापन और पर्यावरण प्रभाव का विरोध किया गया था। तो ये आपके पर्यावरण आंदोलन हो गए। फिर आपको जो नारीवादी आंदोलन आए उनको देख लेते हैं। इनमें जो नारीवादी आंदोलन आए थे वे घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, समान वेतन जैसे जो मुद्दों पर आधारित थे। ये नारीवादी आंदोलन इन्हीं मुद्दों पर आपके आधारित रहे। और इसमें जो आंदोलन की प्रकृति थी वो अब शहरी और शिक्षित महिलाओं तक भी फैली हुई थी, और इसमें महिलाओं ने भागीदारी दिखानी स्पष्ट रूप से दिखाई थी। थर्ड जो आपके आए वे आपके आदिवासी आंदोलन आए, जिसमें वन अधिकार, जल जंगल जमीन पर नियंत्रण, खनन का विरोध किया गया आदिवासी आंदोलन में। और ये आपका मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें ये देखे गए। फोर्थ आपका आता है RTI और पारदर्शिता आंदोलन, जिसमें अरुणा रॉय और मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा जो सूचना का अधिकार कानून था उसको बढ़ावा दिया गया। फिफ्थ आपका अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन आता है, जो कि आपका हाल ही का माना जाता है, जो कि आपका 2011 में हुआ था। इसमें आपके जन लोकपाल की मांग की गई थी, और जो भारत में नागरिक भागीदारी है उसकी भी एक नई लहर अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के माध्यम से हुई थी। सिक्स्थ आपका जो आता है वो आपका LGBTQ आता है, या फिर अधिकार आंदोलन आता है। यह आपका धारा 377 के खिलाफ समान अधिकारों की मांग करता है। तो ये हमने आपके कुछ नए सामाजिक आंदोलन बता दिए, उनका आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हम सकारात्मक पहलू देखेंगे। जिसमें आपका सबसे पहला है जन चेतना में वृद्धि। जो लोगों थे उन्होंने अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति उनको इन आंदोलनों के वजह से जागरूक हुए वे। सेकंड, इसमें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक की स्थापना हुई। तो जो आपके आंदोलन थे इन्होंने संवाद और अहिंसक विरोध के माध्यम से अपनी बात रखी। थर्ड आपका वंचित वर्गों की आवाज आता है, जिसमें महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, जो अल्पसंख्यक थे इन सभी को अपना विरोध करने का मंच मिला।
फोर्थ आपका नीति निर्माण पर प्रभाव आता है, जैसे कि आरटीआई, वन अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे जो कानून थे वे सभी आपके इन्हीं आंदोलनों के दबाव से बने। इसका कुछ नकारात्मक पक्ष भी रही है अर्थात इनकी कुछ चुनौतियां भी रही है, जिसमें आपका सबसे पहले संगठनात्मक कमजोरी आती है। तो इसमें आपका किसी स्पष्ट नेतृत्व और दीर्घकालीन रणनीति का अभाव रहता था। सेकंड आपका शहरी सीमितीकरण आता है। ये जो आपका आंदोलन थे आपके शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहते थे। जो आपके गांव या फिर अशिक्षित वर्गों तक थे ये उस तक उतना नहीं पहुंच पाते थे। थर्ड इसमें राजनीतिक संलिप्तता का आरोप था। तो ये आपका कभी कभी आरोप भी लगाता है कि जो कुछ आंदोलन किए गए थे वे अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक एजेंडों से प्रेरित होते थे। फोर्थ आपका विखंडित स्वरूप आता है। तो जो आपके आंदोलन थे ये कोई समन्वित राष्ट्र मंच नहीं होता, जिससे कि प्रभाव सीमित रहता है। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपके लिखते हैं जो आपके ये आंदोलन है ये आपके देश के सामाजिक विकास, न्याय और समानता के आधार पर होते हैं। और जो आपके पुराने आंदोलन थे वे आपके एक प्रकार से स्तंभ के रूप में काम करते हैं। तो उन्हीं को लेकर आपके नए सामाजिक आंदोलन के जो नए युग की समस्याएं थे उन पर ही आपके नए सामाजिक आंदोलन हुए। और जो आपके आंदोलन थे सशक्त नीति और संगठनात्मक मजबूती की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी जन जागरण और सत्ता के प्रति जवाबदेही की जो भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा की बहस के बारे में पूछा गया है। साथ ही जो मौलिक अधिकार है जो आपके फंडामेंटल राइट्स है और जो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके सभी के माध्यम से हमें आपका इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये आपका एक कानूनों का इस प्रकार का संग्रह होता है जिसमें कि जो भारतीय जनता की आकांक्षाएं, मूल्य और अधिकार है वे सभी इसमें संरक्षित होते हैं। और इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है और जो डीपीएसपी है वे एक दूसरे के आप पूरक भी कह सकते हैं, क्योंकि वे जो प्रावधान है ये नागरिकों की गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है इनको लेकर आपके जो संविधान सभा में बहस हुई है वो आपकी कई बार हुई है। तो यही आपके जो संविधान निर्माता है उन्होंने इन्हीं प्रावधानों के माध्यम से एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया है जो नए स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स पर संविधान सभा की बहस। तो जो सबसे पहले हम आपका फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं, आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वे आपके संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, जो कि आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें आपका वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स वे होते हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा मिलते हैं और उन्हें कोई भी सरकार या कानून आकारण छीन नहीं सकती है। तो ये हमने आपका फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार देख लिया। आखिर फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अब हम आपके इसके संविधान सभा में कुछ बहसें हुई है उन बहसों को देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक अनुशासन। तो जो संविधान सभा के कई सदस्य थे वे कहते थे कि अधिकारों की अधिकता से राज्य की अनुशासनिक शक्ति कम हो जाएगी। साथ ही जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है वे कहते हैं कि अधिकारों का अर्थ अराजकता नहीं बल्कि उत्तरदायी स्वतंत्रता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका समानता और छुआछूत आता है। तो जो आपके समानता और छुआछूत के लिए जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए जैसे कि अनुच्छेद 15 से 17 तो उन पर काफी जोर दिया गया है। तो उनको लेकर ही अंबेडकर जी ने कहा है कि यदि समाज में समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। थर्ड जो आपका आता है वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आता है, जिसमें जो धर्म पर आधारित जो अधिकार दिए गए हैं वे आपके अनुच्छेद 25 से 28 तक दिए गए हैं। जिसमें जो कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि हैं उन्होंने धार्मिक अधिकारों की अधिक सुरक्षा की मांग की, लेकिन जो कुछ और व्यक्ति थे उन्होंने राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप कर सके। जो फोर्थ आपका आता है वो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है। तो जो आपका ये अधिकार है ये आपकी लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है, लेकिन ये आपका अश्लीलता, राष्ट्र विरोधी व्यक्ति और हिंसा को रोकने के लिए सीमाओं का निर्धारण भी किया गया है। फिफ्थ इसमें जो आपका आता है वो आपका मौलिक अधिकारों का परिवर्तन आता है, जो कि संविधान सभा वे स्पष्ट रूप से तय करती है कि जो आपके ये अधिकार है उनके लिए आपका एक न्यायिक व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था को मजबूत किया जाता है, जिसके लिए जो आपका अनुच्छेद 32 है जिसके जरिए आप जो रिट है उनको रिट को जारी करके अगर आपको किसी आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई आपका उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत
रिट जारी करके उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, और इसको आपको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सेकंड, अब हम आज का इसमें देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले हम आपका डीपीएसपी देख लेते हैं। आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आखिर वे क्या है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वे आपके इस प्रकार के सिद्धांत होते हैं जिसमें सरकार को नीतिगत दिशा मिलती है ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सरकार कर सके। और ये आपके संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख मिलता है इनका। तो इनकी दोनों की तुलनात्मक विवेचना कर लेते हैं। सबसे पहले प्रकृति देखेंगे। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये आपके न्यायिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, और जो आपके डीपीएसपी होते हैं ये आपके न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। उद्देश्य देख लेते हैं हम। फंडामेंटल राइट्स व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए होते हैं, और जो डीपीएसपी होते हैं वे सामाजिक और आर्थिक सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। प्रभाव क्षेत्र देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स व्यक्तिगत होते हैं, और जो आपके डीपीएसपी होते हैं वे समाज और राज्य को लेकर होते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और जो आपके इसमें डीपीएसपी आते हैं वे समान वेतन, निःशुल्क शिक्षा, शराबबंदी आदि। न्यायिक परिवर्तन में देख सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आपका अनुच्छेद 32 द्वारा सुनिश्चित किया गया है, लेकिन जो आपका डीपीएसपी है वो नैतिक और राजनीतिक दायित्व के रूप में लागू किया गया है। संविधान में स्थान जो देखा गया है, जो फंडामेंटल राइट्स का स्थान है वो आपका भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और जो आपका डीपीएसपी है उनका जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो इसमें आपके सामंजस्य की आवश्यकता है। तो संविधान सभा कहता है कि जो ये दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, जिसमें जो केशवानंद भारती केस हुआ था जो आपका 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है ये दोनों ही मिलकर संविधान के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। तो राज्य का ये अधिकार होता है कि जो उसके डीपीएसपी होते हैं उसको लागू करने के लिए वो कुछ स्थितियों में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको यथोचित सीमा तक बदलाव कर सकता है। जैसे कि जो आपका शिक्षा का अधिकार था अनुच्छेद 21 है उसमें आपका बदलाव किया गया था। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे जो आपका संविधान सभा है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो भी आपके बहस हुई है उन सभी से जो व्यक्तिगत गरिमा और लोकतांत्रिक संरचना है उनको उसमें शामिल किया गया था, और जो आपके डीपीएसपी है वे सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने हेतु रखा गया है। तो जो आपके दोनों ही है इनके उद्देश्य तो समान होता है लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए इनको एक दूसरे का पूरक भी कहा जाता है। तो आपका जो आज का समय है उसमें भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका इन दोनों को साथ लेकर समाज को संवैधानिक आदर्श की ओर अग्रसर कर रही है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे भारतीय संसद का गठन व उसके विशेषाधिकार का वर्णन पूछा गया है। साथ ही जो संसद की बदलती प्रकृति है उसके बारे में हमें बताना है, और न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में जो भारत की न्यायपालिका की भूमिका रही है उसके बारे में भी हमें आपके इस आंसर में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपको लिखेंगे जो भारत है वो आपका एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें आपको 3 अंग होते हैं, एक आपका विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका, तीसरा आपका न्यायपालिका। तो ये दोनों ही तीनों जो आपके अंग होते हैं इनको हम पिरामिड माध्यम से भी समझते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनका संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो आपका भारत में सर्वोच्च संस्था मानी जाती है वो संसद को ही माना जाता है, और जो न्यायपालिका है वो संविधान के संरक्षण के रूप में मानी जाती है, और आवश्यक होने पर यह आपका न्यायिक समीक्षा द्वारा संसद के कार्यों की वैधता की जांच भी कर सकती है। तो इनमें आपको कुछ प्रकार के परिवर्तन भी आए हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय कंप्लीट हो जाएगा। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे भारतीय संसद गठन, विशेष अधिकार और बदलती प्रकृति। तो सबसे पहले हम आपका जो संसद का गठन है उसको देख लेते हैं। तो जो भारतीय संसद है इसमें आपके 2 प्रकार के सदन होते हैं, एक आपका राज्यसभा, दूसरा आपका लोकसभा। राज्यसभा को आपका उच्च सदन कहा जाता है और जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा आपका एक प्रकार का स्थायी सदन होता है, और इसमें जो आपके सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है, लेकिन जो आपका आज का समय इसमें जो राज्यसभा है उसमें आपके 245 सदस्य ही है, और जो आपके इसके सदस्य होते हैं वे राज्य की विधानसभा द्वारा लिए जाते हैं, और इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, जो कि आपके कला, संस्कृति, विज्ञान किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। और जो आपका लोकसभा है इसमें ये आपका प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, और इसमें जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो आपकी 552 होती है, लेकिन जो आपका आज का समय इसमें आपका 543 सदस्य है।
तो आम चुनावों के माध्यम से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो आपका राष्ट्रपति आता है, जिसमें ये आपका संसद का एक अनिवार्य अंग होता है और ये आपका विधायी प्रक्रिया का हिस्सा भी होता है। सेकंड जो आपका आता है वो संसद के विशेष अधिकार देख लेते हैं। तो संसद को कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है विधान निर्माण और विशेष अधिकार। तो ये आपका सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखता है, जो कि आपके संविधान की अनुसूची 7 में उल्लेख किया गया है। सेकंड आपका वित्ताधार आता है, जिसमें बजट पारित करना, कर लगाना, व्यय की अनुमति देना, ये सभी आपके संसद के अधिकार होते हैं। थर्ड आपका नियंत्रण और निगरानी आता है, जिसमें प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सभी इनके माध्यम से जो सरकार है उसको उत्तरदायित्व बनाना होता है। फोर्थ आपका विशेषाधिकार संरक्षण आता है, जिसमें संसद के सदस्यों को सदन में कही गई बातों के लिए कानूनी सुरक्षा दी जाती है। फिफ्थ आपका संविधान संशोधन आता है, जिसमें जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद है उनमें संशोधन करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये आपका संसद के विशेष अधिकार देख लिया। अब हम आपका संसद की बदलती प्रकृति देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सत्ता का केंद्रीकरण आता है। तो संसदीय बहसों की जो गुणवत्ता उसमें कमी आई है। निर्णय अधिकतर मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री कार्यालय से होते हैं। सेकंड आपका दल बदल और व्हिप सिस्टम का प्रभाव आता है। तो जो सांसद है वो स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं कर पाते, जिससे जो संसद है उसकी स्वायत्तता भी प्रभाव पड़ा है। थर्ड आपका बढ़ता प्राधिकरण और धनबल आता है। तो संसद में आपका जो भ्रष्टाचार है वो भी देखा गया है। इसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और धनवान प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। फोर्थ आपका कार्यवाही का कम समय आता है। तो जो संसद की बैठकें है वह कम होती जा रही है, जिससे जो विधायी चर्चा है उन पर भी प्रभाव पड़ा है। फिफ्थ आपका मीडिया और जनमत का प्रभाव आता है। तो जो आपका सोशल मीडिया टीवी चैनल है उनके माध्यम से भी जो संसद है वो आपके निर्णय लेने में असक्षम हो जाती है। तो इतने सब लिखने के बाद हम आपका भारत में न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की भूमिका देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका न्यायिक समीक्षा देखें। न्यायिक समीक्षा आखिर होता क्या है? तो न्यायिक समीक्षा में आपका जो भारत का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है, वे निर्धारित करते हैं कि कोई कानून कार्यपालिका की कार्यवाही या नीतिगत निर्णय से संविधान के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो आपका ये न्यायिक समीक्षा है ये आपके अनुच्छेद 13, 32 और 226 के माध्यम से स्थापित की गई है। तो इसमें न्यायपालिका की भूमिका देख लेते हैं। तो न्यायपालिका की जो भूमिका रहती है वो सबसे पहले आती है संविधान की रक्षा। तो जो न्यायपालिका है वो कहती है कि संसद या कार्यपालिका संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे। सेकंड इसमें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा आती है, जिसमें कोई भी कानून या सरकारी कार्य नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। थर्ड आपका बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत आता है, इसमें जो आपका केशवानंद भारती मामला है जो आपका 1973 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संसद है वो संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें संविधान की कुल विशेषताओं को नहीं बदल सकती। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखना है, जिसमें न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर निगरानी रखती है ताकि जो अधिकार है उसका दुरुपयोग न हो सके। फिफ्थ आपका लोकहित याचिका आती है, PIL होती है, जो न्यायपालिका में जनमत से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर न्याय हस्तक्षेप किया है। इसकी कुछ आलोचना और सीमाएं भी रही है, जिसमें आपका सबसे पहला है न्यायिक अतिक्रमण। तो जो न्यायपालिका है उस पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि जो कार्यपालिका है विधायिका है उसके क्षेत्र में न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। सेकंड आपका लोकतांत्रिक नियंत्रण की कमी आती है। तो जो न्यायपालिका का चयन और निर्णय प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं मानी जाती है। थर्ड आपका आता है निर्णय की विलंबता। इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया वो धीमे होने के कारण समीक्षा के निर्णयों में वर्षों लग जाते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे कि जो भारत में संसद है उसको सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। और संसद में आपका 3 प्रकार के आपके आते हैं, एक आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति। और जो न्यायपालिका है वो आपका एक सक्रिय भूमिका निभाती है। और ये आपका जो संसद की कार्यशैली है और इसमें आपका विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और चुनौतियां भी आई है, लेकिन जो न्यायपालिका उसने न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार भी किया है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो संसद की गरिमा और कार्य क्षमता है उसको पुनः सशक्त किया जाए और न्यायपालिका संविधान की मर्यादा में रहते हुए लोकतंत्र को संतुलित बनाने में अपनी भूमिका निभाए। तभी जो भारत है वो आपका एक लोकतंत्र और अधिक मजबूत और न्यायपूर्ण बन पाएगा। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पंथ निरपेक्षता के बारे में पूछा गया है और पंथ निरपेक्षता पे जो वाद विवाद रहे उनको हमें बताना है। साथ ही जो
सांप्रदायिकता है उस पर वाद विवाद क्या रहे हैं और उनमें वे हमारे लोकतंत्र के समक्ष किस प्रकार चुनौती के रूप में रहे हैं उसको हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे जो भारत है वो आपका विविधतापूर्ण देश है। इसमें आपका धार्मिक, भाषाई, जातीय और सांस्कृतिक अधिकार आधार पर आपके जो विविधता है वो देखी जाती है। तो इसमें जो भारत है उसको एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी माना जाता है। जो पंथ निरपेक्षता और सांप्रदायिकता है वे सभी आपके दो विपरीत ध्रुव होते हैं। तो पंथ निरपेक्षता में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने और राज्यों को धर्म से अलग रखने की अवधारणा कहा जाता है। लेकिन जो आपका सांप्रदायिकता है वो धर्म के नाम पर विभाजन, हिंसा और घृणा फैलाने की एक प्रकार की प्रवृत्ति है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे पंथ निरपेक्षता परिभाषा और भारतीय संदर्भ में वाद विवाद। तो सबसे पहले हम आपका पंथ निरपेक्षता का अर्थ देख लेते हैं। तो जो आपका पंथ निरपेक्षता होती है वो राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट दूरी बनाए रखना होता है और ये आपका सभी धर्मों के प्रति समान आदर और किसी एक धर्म का पक्ष न लेना इसमें आता है। और जो पंथ निरपेक्षता है ये आपका सर्वधर्म संभव पर आधारित होती है, अर्थात ये कहती है कि जो भारत के जितने भी धर्म है वे उन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पंथ निरपेक्षता का जो संवैधानिक अधिकार है वो भारत की प्रस्तावना में किया गया है पंथ निरपेक्ष शब्द से। जो आपका ये आपका पंथ निरपेक्ष शब्द था ये आपका मूल संविधान में नहीं था। इसको आपको 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है उसमें भी नागरिकों को जो धार्मिक स्वतंत्रता दिए गई है वह आपका पंथ निरपेक्षता से संबंधित ही है और राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो भारत में पंथ निरपेक्षता पर कुछ वाद विवाद भी रहे हैं। तो इसमें कुछ आपके समर्थन में तर्क रहे हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले आता है धार्मिक विविधता का सम्मान। तो भारत में आपके कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं इसलिए जो राज्य का तटस्थ रहना वो आवश्यक हो जाता है। सेकंड, इसमें धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की आत्मा है तो यह आपका धार्मिक बहुलता में समझता का आधार भी है। थर्ड, इसमें फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा। तो सभी नागरिकों को बिना धार्मिक भेदभाव के समान अधिकार मिलते हैं। तो ये हमने आपका इसके समर्थन में तर्क देख लिया। अब इसके आलोचना में कुछ तर्क देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहला आता है छंद पंथ निरपेक्षता। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि राज्य कभी कभी धर्म के नाम पर पक्षपात करता है। सेकंड, तुष्टीकरण की राजनीति आता है जिसमें जो कुछ राजनीतिक दल होते हैं वे अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए विशेष नीति अपनाते हैं जिससे कि बहुसंख्यकों में असंतोष होता है। थर्ड, आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम पंथ निरपेक्षता आते हैं जिसमें जो कुछ विचारक है वे कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक पहचान मूलतः हिंदू है इसलिए पूर्ण तटस्थता अव्यावहारिक है। तो अब हम आपका देख लेते हैं सांप्रदायिकता पर वाद विवाद और लोकतंत्र के चुनौती। तो सांप्रदायिकता क्या होती है ये देख लेते हैं। सांप्रदायिकता एक प्रकार की ऐसी विचारधारा होती है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने धर्म को सर्वोच्च मानता है और जो अन्य धर्म होता है उनके प्रति घृणा, विरोध या असहिष्णुता रखता है। तो भारत में जो सांप्रदायिकता का स्वरूप है उसमें आप देख सकते हैं जैसे कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर वोट बैंक की राजनीति, सांप्रदायिक दंगे हो गए जो आपके 1947 1984 में सिख विरोधी, 1992 में बाबरी विध्वंस, 2002 में गुजरात में और 2020 में दिल्ली आदि में ये आपके सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाना होता है। इसके वाद विवाद और दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो इसके आपके सांप्रदायिकता के पीछे कुछ कारण होते हैं जिसमें आपका सबसे पहले आता है राजनीतिक स्वार्थ और ध्रुवीकरण की राजनीति। सेकंड, धर्म आधारित शिक्षा और अलगाववादी सोच। थर्ड, आपका ज्ञान और अफवाहों का प्रसार। इसमें आपका लोकतंत्र के लिए कुछ चुनौती भी रही है जिसमें आपका सबसे पहले आता है समान नागरिकता की भावना को चोट। जब कोई भी किसी धर्म को निशाना बनाया जाता है इसमें तो जो अन्य धर्म के नागरिक है वे असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही इसमें सांप्रदायिक हिंसा से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो नागरिक आपसी विश्वास भी खो देते हैं। थर्ड, आपका चुनाव राजनीति का विकृतीकरण आता है तो धर्म आधारित जो ध्रुवीकरण होता है वो लोकतांत्रिक मूल्य को कमजोर करता है। फोर्थ, इसमें विकास पर असर आता है तो जो सांप्रदायिक दंगे और अस्थिरता है उनसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी रुक जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे जो भारत है उसमें जो पंथ निरपेक्षता है वे आपके लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन जो आपके सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र को भीतर से कमजोर करती है। तो इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि शिक्षा, संवाद और जागरूकता के माध्यम से सांप्रदायिकता का प्रतिकार किया जाए और पंथ निरपेक्ष मूल्यों को व्यवहार में उतारा जाए और राजनीति में धर्म का उपयोग रोका जाए। तो ये सभी आपका
इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी विशेषताओं के बारे में हमसे पूछा गया है और जो भारत वो एक कल्याणकारी राज्य है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका भारतीय संविधान है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है और ये आपका एक प्रकार का ऐसे कानूनों का संग्रह होता है जिसमें देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का मार्गदर्शक के रूप में जो संविधान होता है वो कार्य करता है। और इसकी आपकी कुछ विशेषताएं भी होती है जो इसके मूल ढांचे को बनाती है और जिन्हें संसद भी संशोधित नहीं कर सकती। इनके माध्यम से ही जो एक कल्याणकारी राज्य है उसके रूप में भारत को परिभाषित किया गया है, जो आपके समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कार्य करता है। तो इतने सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपके जो भारतीय संविधान के मूल विशेषता है उनको देख लेते हैं। तो ये आपकी जो भारतीय संविधान है इसमें आपके विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसमें आपका जो सबसे पहला आता है वो आपका संवैधानिक सर्वोच्चता आती है। तो जो भारतीय संविधान है उसको ही सर्वोच्च माना जाता है, वही आपका सबसे उच्च कानून माना जाता है और इससे अतिरिक्त कोई भी कानून किसी भी सरकार, किसी भी राष्ट्रपति, किसी के द्वारा भी कोई भी बनाया गया कानून या नीति इससे ऊपर नहीं हो सकती। सेकंड, इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली आता है। तो इसमें जो लोकतंत्र है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें प्रतिनिधिक लोकतंत्र पाया जाता है जो नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। थर्ड, ये धर्मनिरपेक्षता होते हैं। तो इसमें जो सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, किसी भी विशेष धर्म को संविधान में आपका बढ़ावा नहीं दिया गया है। फोर्थ, आपका संघीय ढांचा आता है। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है उसने भारत को एक सशक्त केंद्र वाला संघ बनाया है। फिफ्थ, आपका न्यायिक समीक्षा आता है। तो जो हाई कोर्ट या आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उन्हें यह अधिकार प्राप्त होते हैं कि वे किसी कानून या नीति की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सके। साथ ही फंडामेंटल राइट्स आते हैं जो कि आपके भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएस पे आते हैं जो कि आपके भाग 4 में दिए गए हैं और ये आपके समाज कल्याण की दिशा में राज्य को मार्गदर्शन देते हैं। 8 आपका आता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, जो कि आपके जो संविधान की प्रस्तावना उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो शब्द हैं ये 4 शब्द जोड़े गए हैं जो कि भारत के समाज को प्रगतिशील और समावेशी भी बनाते हैं। 9th, आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आती है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाया गया है ताकि जो न्याय है वो निष्पक्ष रूप से किया जा सके। तो ये तो हमने आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताएं देख ली। अब हम आपका देख लेते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में क्यों है। तो सबसे पहले हम आपका कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देख लेते हैं। तो जो कल्याणकारी राज्य होता है उसमें सभी नागरिकों को, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें शासन करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो जो आपके भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के तत्व उनको देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले डीपीएस पे आता है जो कि आपके संविधान के भाग अनुच्छेद 56 से 51 में मिलता है और ये आपके भाग 4 में उल्लेखित है, जिसमें आपके राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वो समान वेतन, बाल श्रम निषेध, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, महिला और बच्चों की सुरक्षा, ग्राम पंचायतों की स्थापना, गरीबों के लिए न्याय सुलभ बनाना, ये सभी सुनिश्चित कर सके। सेकंड, इसमें आता है कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम, जैसे कि जो आपका मनरेगा था वो आपके रोजगार गारंटी को लेकर चला गया था। पीडीएस आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, शिक्षा अभियान जैसे जो कार्यक्रम है इन सभी के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाया जाता है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा आती है, जिसमें आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जो आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि को शामिल किया गया है। फोर्थ, आपका न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका आती है, जिसमें जो आपकी जनहित याचिका होती है, जो आपकी रीट होती है, उन सभी के माध्यम से व्यक्ति अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उन सभी का अपनी सुरक्षा कर सकता है और निर्णयों के माध्यम से कल्याणकारी उपायों को और मजबूत किया गया है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो आपका एक लचीला संविधान है। इसको आप ना कठोर कह सकते हो ना आपको ज्यादा लचीला कह सकते हो। ये आपका एक मध्यम वर्ग का सिद्धांत होता है। आवश्यकता होने पर इसमें आपका संशोधन भी किया जा सकता है और इसमें आपका विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र, हर चीज को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। जिसके जो मूल ढांचे उसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, इन सभी को स्थायी रूप दिया गया है
और ये आपका भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और जो भारत है वो आपका एक शासन तंत्र ही नहीं है, वो आपके जनहित पर आधारित कल्याणकारी राज्य भी है। तो इसलिए जो संविधान की विशेषता और कल्याणकारी तत्वों की रक्षा है, इन सभी के कार्यान्वयन भारत के लोकतंत्र और विकास के लिए आपके एक आवश्यक तत्व माने जाते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष कंप्लीट होने के बाद देन आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा गया है। पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत में किस प्रकार से विकास प्रक्रिया में मदद की है, और साथ ही जो भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका है, शक्ति एवं कार्य है, उन सभी के बारे में हमें आपका इस आंसर में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे, जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो विकास योजना और सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, जो आपकी 1951 से शुरू किया गई थी, ये भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए की गई थी। और जो आपकी योजनाएं थी, इन्होंने राजनीतिक नेता विशेषता प्रधानमंत्री की सोच और दृष्टि रही है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत में विकास प्रक्रिया में कैसे मदद की। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएं आखिर होती क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाएं आपकी एक प्रकार की ऐसी योजनाएं या ऐसी योजनाएं होती है जिसमें हर 5 साल के लिए आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लक्ष्य तय किए जाते हैं, और ये आपका केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है। और इसका जो आप प्रारंभ हुआ था आपका 1951 में हुआ था, और जो 2017 तक है ये प्रणाली पंचवर्षीय योजना इसमें चलती रही। तो विकास प्रक्रिया में किस प्रकार से योगदान दिया उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आर्थिक नियोजन और आत्मनिर्भरता। तो प्रथम और द्वितीय योजनाओं ने कृषि और औद्योगिकरण पर बल दिया, और जो भारी उद्योग है उसकी स्थापना और सार्वजनिक क्षेत्रों को इसमें मजबूत किया गया। सेकंड, इसमें आपका गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय आता है। जो 5वीं और 6ठी योजना थी, इसमें गरीबी हटाओ अभियान शुरू किया गया, और मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जैसे जो कार्यक्रम थी उन सभी की नींव इसमें रखी गई। थर्ड आपका आता है शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य सेवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार हुआ। फोर्थ आपका आता है क्षेत्रीय समानताओं को कम करना, जिसमें पिछड़े राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। फिफ्थ आपका नवाचार और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा आता है, जिसमें 1991 के बाद की योजनाओं में उदारीकरण, निजी निवेश और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी गई। इसकी कुछ आलोचना और सीमा देख लेते हैं। तो जो आपकी योजनाएं हैं, ये आपके अति केंद्रीकरण और नीतिगत अमल की कमी इसमें देखी गई है, और इसमें कई बार संसाधनों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते हैं। अब हम आपका भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्ति एवं कार्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। जो आपका प्रधानमंत्री होता है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, और ये आपका मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है, और राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री कार्य करता है। तो जो प्रधानमंत्री की भूमिका होती है वो नीतियों के निर्माण, प्रशासनिक नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता में केंद्रित होती है। प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां होती है उनको देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। तो जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्य विभाजन और बर्खास्त की है, ये सभी आपके प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। सेकंड, इसमें नीतिगत नेतृत्व और योजना निर्धारण आता है। जो आपका पंचवर्षीय योजना और आर्थिक नीतियों का निर्धारण है वो सभी आपका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही किया जाता है। थर्ड, आपका संसद में प्रतिनिधित्व आता है। तो जो लोकसभा का नेता होता है वो प्रधानमंत्री को ही माना जाता है, और संसद के प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। फोर्थ, आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व आता है, जिसमें प्रधानमंत्री विदेश नीति, रक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। फिफ्थ, आपका आपातकालीन स्थिति में निर्णय आता है, जिसमें प्रधानमंत्री संकट के समय त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होता है, जैसे कि युद्ध, आपदा आदि। प्रधानमंत्री के कुछ कार्य देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है नीति निर्माण और कार्यान्वयन। दूसरा, प्रशासन का समन्वय और निगरानी। थर्ड, आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौते और वार्ताएं। फोर्थ, आपका लोकसभा में बहुमत बनाए रखना। इससे अलग भी प्रधानमंत्री के अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो आपके राजनीति में या किसी भी तरह की भागीदारी में भाग निभाते हैं। इसकी कुछ बदलती भूमिका भी है। तो जो प्रधानमंत्री था, जो आपका जैसे कि पहले के समय में जो प्रधानमंत्री थे जैसे कि नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सभी का जो प्रभाव था वो बहुत अधिक था। लेकिन कोलिशन सरकारों के समय प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो थोड़ी सीमित हो गई, जो कि आपके 1990 के दशक में हुई थी। लेकिन अब अभी पुराने से दोबारा से जो प्रधानमंत्री की भूमिका है वो फिर से शक्तिशाली हो गई, और इसमें आपका विशेष रूप से पूर्ण बहुमत की सरकारों में ये आपके जो प्रधानमंत्री की भूमिका है वो सुरक्षित हुई।
तो इतना सभी लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो भारत की विकास यात्रा है उसमें आपका पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत की विकास यात्रा शुरू की गई थी और ये आपका प्रधानमंत्री द्वारा लागू की जाती है, जो कि 5 वर्षों के लिए लागू की जाती है, जिसमें 5 वर्षों में जो भी विकास के जो सिद्धांत जो भी लक्ष्य है वे रखे जाते हैं और इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो आज ही जो पंचवर्षीय योजना है आज के समय में समाप्त कर दी गई है, लेकिन राष्ट्रीय विकास रणनीति, नीति आयोग और विभिन्न केंद्रीय परियोजनाएं ये सभी आपके प्रधानमंत्री द्वारा ही चलाई जाती है। तो इसलिए आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख के आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। आंसर नंबर 9 कंप्लीट होने के बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जिसमें हमें आपको कुछ शब्दों पर टिप्पणी करनी है। जिसमें आपका सबसे पहला है राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषा के आधार पर पुनर्गठन। दूसरा आपका प्रस्तावना, थर्ड आपका पितृसत्तात्मकता, फोर्थ आपका संविधान तथा सेक्युलर राज्य, और जो फिफ्थ आपका आता है वो आपका श्रमिक आंदोलन आता है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग देख लेते हैं, भाषा के आधार पर गठन देख लेते हैं। तो जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था वो आपको 1953 में स्थापित किया गया था, क्योंकि जो सीमाओं का पुनर्निर्धारण था वो आपका तार्किक अधिकारों पर राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ही किया गया था। और इसकी जो आपकी अध्यक्षता निभाई गई थी वो आपके फजल अली द्वारा की गई थी, इसलिए इसको आपका फजल कमीशन भी कहा जाता है। और इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें आराध्यनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर आदि आते हैं। तो जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था इसने सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषा आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे कि जो प्रशासनिक सुविधा है और सांस्कृतिक एकता है वे सभी सुनिश्चित की जा सके। इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो आपको 1956 में लागू किया गया और उसमें भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन है वो किया गया और ये आपका भारतीय संघवाद की स्थिरता में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। तो ये हमने आपका राज्य पुनर्गठन आयोग देख लिया। अब हम आपका प्रस्तावना देख लेते हैं, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें इसको पूरे संविधान का एक सार या पूरे संविधान की एक आत्मा माना जाता है और यही आपका प्रारंभिक वक्तव्य होता है जो संविधान की भावना, उद्देश्य और मूल्यों को व्यक्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 शब्द निहित होते हैं। एक आपका संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। और ये साथ ही इनमें कुछ अन्य शब्द भी होते हैं जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये सभी आपके जो शब्द हैं ये सभी भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको ये सारगर्भित रूप से देखने को मिलते हैं और ये आपका एक मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका भी निभाती है, जिससे कि कानूनन योग्य नहीं माना जाता। तो ये हमने आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना देख लिया। अब हम आपका पितृसत्तात्मकता देख लेते हैं। तो जो आपका पितृसत्तात्मकता होती है ये एक प्रकार से आपका जो पुरुषों का वर्चस्व होता है इसमें अधिक होता है और ये आपका एक सामाजिक व्यवस्था होती है। इसमें संपत्ति, अधिकार, निर्णय और सामाजिक प्रतिष्ठा का केंद्रीकरण पुरुषों के पास होता है। तो भारत जैसे जो कई समाज है उसमें यह लैंगिक असमानता, महिलोत्पीड़न और पुरुष प्रधान सोच का कारण यही रही है। लेकिन जो आपके आज के आंदोलन और संवैधानिक अधिकार है उन सभी के माध्यम से जो महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार लगातार किए गए हैं और किए जा भी रहे हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आपका पितृसत्तात्मकता भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका संविधान तथा सेक्युलर राज्य देख लेते हैं। तो जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि राज्य किसी एक धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न ही उसका विरोध करेगा। जो आपका भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द था ये आपका मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, इसको आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 करके इसमें जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई है। साथ ही जो धर्मनिरपेक्षता है वो आपका भारत के लिए इसलिए आवश्यक मानी जाती है क्योंकि ये आपकी धार्मिक विविधता वाले देश में सांप्रदायिक सौहार्द और लोकतंत्र की मजबूती को सुनिश्चित करती है। तो ये हमने आपका संविधान तथा सेक्युलर राज्य देख लिया। इसके बाद हम आपका श्रमिक आंदोलन देख लेते हैं, लेबर मूवमेंट देख लेते हैं। तो जो आपके श्रमिक आंदोलन थे वे आपके इस प्रकार के आंदोलन थे जिसमें मजदूरों के अधिकारों, वेतन, कार्य परिस्थिति और सामाजिक सुरक्षा के लिए आपका आंदोलन किए गए थे और इनकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके औपनिवेशिक काल में हुई थी जब आपको मजदूरों का जो शोषण था वो किया गया था। जैसे कि इसमें आपका ट्रेड यूनियनों का गठन, हड़तालें जैसे जो आंदोलन थे इसके आपके विभिन्न प्रमुख साधन रहे इन आंदोलनों के। और जो आपका 1947 के बाद का समय था वो आपका श्रमिक आंदोलन ने श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका श्रमिक आंदोलन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इतना सब लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता दिए जो आपके एग्जाम में आएंगे।
और ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ही आपके कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राइस ओनली 30 रुपीज रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है, स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए नहीं चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देन आप एक बार पीडीएफ या नोट्स ले लीजिएगा और उससे रीड कर लीजिएगा, तो आपके सभी कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।